हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका एक और न्यू लेक्चर में। जो हमारा चैप्टर चल रहा है, हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है? मैथमेटिकल मेथड्स। इसका लेक्चर नंबर सेकंड तक हुआ है। आज लेक्चर नंबर इसका थर्ड है। लेक्चर नंबर फर्स्ट एंड लेक्चर नंबर सेकंड में हमने क्या पढ़ा था? लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने देखा था स्केलर वेक्टर्स। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, कितने टाइप्स के वेक्टर्स है। यानी हमने देखा था यूनिट वेक्टर, जीरो वेक्टर, इक्वल वेक्टर्स। यहाँ जितने टाइप्स के वेक्टर्स थे हमने देखा था। और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैसे निकालते वो सब हमने देखा था। लेक्चर नंबर सेकंड में हमने क्या किया था? लेक्चर नंबर सेकंड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने देखा था क्या था? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। आज लेक्चर नंबर थर्ड में हम अगला टॉपिक क्या आएगा कंटिन्यू करने वाले हैं, जो कि आज का टॉपिक है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। उसके बाद न्यूमेरिकल्स करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन कंपोनेंट्स देखेंगे, वेक्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन देखेंगे इन कार्टेशियन कंपोनेंट्स। यानी कार्टेशियन कंपोनेंट्स में कैसे वेक्टर एडिशन होते हैं, कैसे सब्ट्रैक्शन होते हैं, और दो न्यूमेरिकल जो आपको टेक्स्ट बुक में सोल्व एग्जांपल में दिया है वो दो न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो आज का लेक्चर आप ध्यान से देखना, लेक्चर को पूरे कंसंट्रेशन के साथ देखना। अगर आपको कोई टॉपिक अच्छे नहीं समझे तो पीछे वीडियो को बैक करके फिर से देख लेना, टॉपिक को क्लियर करते चलना। और आज का जो नोट्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, उस पर मिल जाएगा। तो पहले मैं यहाँ पे लेक्चर का ओवरव्यू भी लिख देता हूँ। लेक्चर ओवरव्यू ओवरव्यू पहला टॉपिक हम देखेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, उसमें देखेंगे कार्टेशियन कंपोनेंट्स। दूसरा टॉपिक मैग्नीट्यूड ऑफ 2D 3D वेक्टर्स। फिर इसके बाद वेक्टर्स एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन कार्टेशियन कंपोनेंट्स। लास्ट टॉपिक रहेगा प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। और बीच बीच में हम न्यूमेरिकल करते चलेंगे, जो आपको टेक्स्ट बुक में दिया है और जो मुझे लगा कि आपको न्यूमेरिकल यहाँ पे देना चाहिए वो न्यूमेरिकल में कराते चलूंगा। तो आज का टॉपिक ये कितना चार टॉपिक होने वाले, बीच में इसमें न्यूमेरिकल भी चलेगा। पहला टॉपिक क्या है? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। उसमें हम कार्टेशियन कंपोनेंट्स देखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ 2D और 3D वेक्टर, और इसके बाद वेक्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन कार्टेशियन कंपोनेंट्स। फोर इन लास्ट टॉपिक क्या रहेगा? प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो लेक्चर को भाई ध्यान से देखना। तो ये पूरा लेक्चर का ओवरव्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर अच्छे से। अपने पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं हम। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, रिजोल्यूशन का मतलब होता है ब्रेकिंग। इसका मतलब होता है ब्रेकिंग, BREKING। इसका मतलब होता है ब्रेकिंग। मतलब रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब क्या होता है? ब्रेकिंग दी वेक्टर्स इनटू इट्स कंपोनेंट्स। यानी अगर कोई वेक्टर दिया है तो उसके कंपोनेंट्स हम उसको ब्रेक कर रहे हैं तो उसको बोला जाएगा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ऐसे आपको नहीं समझेगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, जैसे मान लो ये है ए वेक्टर और यहाँ पे मैंने लिया बी वेक्टर, तो इसका रिजल्टेंट हो जाएगा ये आर वेक्टर। तो हम इसको ऐसा लिखते थे, आर वेक्टर विच इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। लेक्चर नंबर फर्स्ट एंड सेकंड में अच्छे से मैंने बताया क्या, कैसे हम रिजल्टेंट को कैसे लिखते थे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर विच इज इक्वल टू आर वेक्टर। तो यहाँ पे मैं ऐसा बोल सकता हूँ, ए एंड बी आर दी components of R वेक्टर। अब देखो ध्यान से, टॉपिक क्या चल रहा है? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन का मतलब होता है ब्रेकिंग इन द सेंस ब्रेकिंग द वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट्स। यानी किसी वेक्टर को उसके कंपोनेंट से ब्रेक करना। कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है? जैसे एग्जांपल से समझो, ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, तो ये क्या हो जाएगा? आर वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर है ना, राइट। तो आर वेक्टर विच इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर।
तो ए और बी क्या है, इसके कंपोनेंट्स है, तो ऐसा मैं लिख सकता हूँ ए एंड बी आर द कंपोनेंट्स ऑफ आर वेक्टर। अब एक और दूसरा डायग्राम से समझो, जैसे मैंने बनाया यहाँ पे ए वेक्टर, दूसरा बना दिया बी वेक्टर। अब इसके बीच में से क्या जाता है, अपना आर वेक्टर। ये था ना, देखो ये क्या है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये क्या है, पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। तो अब अगर आप लेक्चर नंबर सेकंड अच्छे से देखे हो तो ये आपको ये सब समझने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगा। तो यहाँ पे भी ऐसा मैं लिख सकता हूँ क्या, कि जो आर वेक्टर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। या फिर एक काम करो, आप दोनों सेम हो जाएगा तो नाम चेंज कर दो, यहाँ बोल दो ये क्या है, पी वेक्टर, और इसको बोल दो क्यू वेक्टर। तो आर वेक्टर क्या हो जाएगा, पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। तो यहाँ पे भी सेम ऐसा पॉइंट में लिख सकता हूँ, पी एंड क्यू आर दी components ऑफ आर वेक्टर। तो इस दोनों डायग्राम से आपको क्या समझ रहा है, ये दोनों डायग्राम से क्या समझ रहा है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब यही होता है ब्रेकिंग द वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट्स। यानी अगर कोई वेक्टर लिखा है, जैसे आर वेक्टर लिखा, आर वेक्टर विच इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, तो ए और बी क्या हो जाएगा, उसके कंपोनेंट्स हो जाएंगे। सेम अगर ऐसे लिखा है आर वेक्टर विच इज इक्वल टू पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर, वो तो पी एंड क्यू क्या हो जाएंगे, उसके कंपोनेंट्स हो जाएंगे। यानी पी एंड क्यू आर दी कंपोनेंट्स ऑफ आर वेक्टर, हम ऐसा लिख सकते हैं। आप ये चाहो तो आप लिख सकते हो। आप एक और दूसरा डायग्राम कराता हूँ आपको। अभी टॉपिक क्या चल, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। आपको मैं दूसरे डायग्राम से भी समझाने की कोशिश में लगा हूँ। तो देखो, मान लो ये है ए वेक्टर, मान लो ये है ए वेक्टर, और ये ले लो बी वेक्टर, फिर एक ले लो सी वेक्टर, फिर यहाँ से एक ले लो आप डी वेक्टर, और ये हो जाएगा अपना रिजल्टेंट वेक्टर, ये हो जाएगा आर वेक्टर। ये डायग्राम आपको अच्छे दिख रहा होगा। तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ, आर वेक्टर विच इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डी वेक्टर। किसी को दिक्कत, आर वेक्टर क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, ये सबका क्या है, रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट तो आपको लिखने आता ही होगा ना, लेक्चर नंबर सेकंड आपने देखा ही होगा। तो ए बी सी डी, तो यहाँ पे मैं ऐसा बोल सकता हूँ, इसी कलर से लिखता हूँ, ए कोमा बी कोमा सी एंड डी आर द components ऑफ आर वेक्टर। तो ये है पूरा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अभी तक हमने डायग्राम से समझा है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या मतलब है, इसका डेरिवेशन, एंगल कैसे निकालते हो, अभी हम देखेंगे, 2 मिनट रुक जाओ। तो अगर आप डायग्राम को अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे होगे तो आप देख रहे हो कि बार बार नंबर ऑफ कंपोनेंट्स क्या वैल्यू बढ़ रहा है। कभी 2 था, ए और बी था, पी और क्यू था, अब ए बी सी डी, यानी नंबर ऑफ कंपोनेंट्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो इसका मतलब समझ रहे हो, यानी कोई वेक्टर है उसको हम इनफाइनाइट नंबर्स में हम उसको ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ऐसा पॉइंट नोट करके लिखा सकता हूँ, नोट करके लिख सकते हो आप, अ वेक्टर कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स रिजॉल्व का मतलब भी यहाँ पे लिख सकता हूँ, आपको आसानी पड़ेगा। रिजॉल्व का मतलब होता है ब्रेक। अभी मैंने लिखा है, फिर से लिख देता हूँ, ब्रेक। हाँ, तो यहाँ मैंने नोट करके क्या लिखाया, अ वेक्टर कैन बी रिजॉल्व मतलब ब्रेक इनटू इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। यानी किसी वेक्टर या फिर कोई भी वेक्टर को हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हम ब्रेक कर सकते हैं। आप करें या ना करें वो बात अलग है, लेकिन हम कर सकते हैं। तो अभी मेनली हमने 4 कंपोनेंट्स लिया है, उसके पहले हमने 2 कंपोनेंट्स लिया था। हम चाहे तो इनफाइनाइट कंपोनेंट्स ले सकते हैं, लेकिन हम लेंगे नहीं, वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसलिए हम क्या 4 5 ऐसे 6 7 ऐसे कंपोनेंट्स हम ले सकते हैं। तो यहाँ से एक पॉइंट ये भी आ सकता है ना कि वेक्टर कैन बी रिजॉल्व यानी ब्रेक इनटू इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। ये भी पॉइंट क्या है अपना राइट है। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है, और ये सब 2 3 डायग्राम अगर आप याद रखोगे तो ये कॉन्सेप्ट आपको हल हो जाएगा। अब यही रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है, उसको हम कार्टेशियन कंपोनेंट्स में देखते हैं। कार्टेशियन कंपोनेंट्स क्या होता है, एक्स वाई जेड, तीनों एक्सिस में हम देखते हैं कैसे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आता है, क्या क्या उससे निकलता है। तो ये आप चाहो तो लिख सकते हो, मैं अभी इरेज कर रहा हूँ। तो मैंने क्या बोला, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इनटू कार्टेशियन कंपोनेंट्स इन कार्टेशियन कंपोनेंट्स
कार्टेशियन कंपोनेंट्स क्या समझते हो आप? एक्स कोमा वाई कोमा जेड एक्सिस। कार्टेशियन कंपोनेंट्स मतलब एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस, यानी आप रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस में किस तरीके से लगेगा, उससे क्या ड्राइव होगा वो देखो। मैं यहाँ पे सेक्शन कर देता हूँ। तो पहले मैं एक डायग्राम बनाता हूँ। मान लो ये है एक्स एक्सिस, ये मैंने लिया एक्स एक्सिस, और ये मैंने लिया वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। अब मैं एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करता हूँ या फिर रिजल्टेंट ड्रॉ करता हूँ जो कि थीटा एंगल बना रहा है विथ एक्स एक्सिस के साथ। इसको मैंने बोल दिया ए वेक्टर। तो अब यहाँ पे कंपोनेंट्स की बारी आएगी, कैसे निकालते हैं। तो यहाँ से इसे रफली मैं ड्रॉ कर देता हूँ। तो देखो, तो ये क्या है, ए वेक्टर। तो इसे एक डायग्राम बनाया था ना, तो यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये और ये। तो इसको हम बोलेंगे ए एक्स। ऐसा क्यों बोला, एक्स डायरेक्शन में, तो इसको मैंने बोला ए एक्स डायरेक्शन में, इसलिए मैंने बोला इसको ए एक्स, और इसको मैंने बोल दिया ए वाई, इसको मैंने बोला ए वाई। तो ये होगा ए एक्स और ये ए वाई। ए एक्स और ए वाई ये क्या है, कॉम्पोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर है। तो इसको मैं कैसा लिखूंगा, ए वेक्टर विच इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। अभी मैंने क्या लिखा है, ए एक्स क्या है, ये क्या है मैग्नीट्यूड, ये है मैग्नीट्यूड, और ये क्या है डायरेक्शन, ये क्या है डायरेक्शन। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड, ये हो गया डायरेक्शन। अब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में क्या बताया, आई कैप की यूज होता है जब कभी डायरेक्शन एक्स एक्सिस में हो तो आई कैप, वाई एक्सिस में हो जे कैप, जेड एक्सिस में हो तो के कैप। तो यही था अपना कॉन्सेप्ट। तो एक्स एक्सिस में क्या चल रहा है अपना ए एक्स है, तो ए एक्स आई कैप लिखूंगा। मैं वेक्टर लिख रहा हूँ तो तुम्हें को दोनों डायरेक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि वेक्टर में डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ए वाई लिखा, तो ए वाई क्या है, वाई एक्सिस की तरफ है, तो ए वाई क्या क्या लिखूंगा मैं, जे कैप क्या शो करता है, डायरेक्शन अलोंग दी जे वाई एक्सिस। तो ए वेक्टर को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो आप एक काम करो, ये थीटा, अब थीटा दिखे तो ट्रिग्नोमेट्री लगा दो। क्या लगाओगे यहाँ पे, लगा दो कॉस थीटा। अब कॉस थीटा लगाए, साइन थीटा भी लगाएंगे, टेंशन मत लो। तो कॉस थीटा क्या होता है, ओ बाई एच। कॉस थीटा क्या होता है, ए बाई एच, ए बाई एच। तो ए यहाँ पे अब ए क्या है, एडजेसेंट, एडजेसेंट क्या है ए एक्स डिवाइड बाई ए बाई एच है। एच क्या है यहाँ पे हाइपोटेनस, ये क्या है ए। तो यहाँ पे क्या निकला अपना, देयरफॉर यहाँ पे ऐसा मैं लिख सकता हूँ ए एक्स विच इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। और यहाँ पे मैं अगर साइन का फॉर्मूला लगाया, साइन थीटा विच इज इक्वल, साइन क्या होता है ओ बाई एच, तो ओ अपोजिट में क्या है, अपोजिट में क्या है ए वाई। देखो ये वेक्टर है, इस वेक्टर को मैं डिस्प्लेस कर सकता हूँ। लेक्चर नंबर सेकंड में अच्छे से मैंने बताया था, किसी वेक्टर को हम डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो ये वेक्टर को मैं यहाँ पे डिस्प्लेस कर सकता हूँ। तो ए वाई वेक्टर यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ बाई ओ बाई एच। एच क्या है यहाँ पे हाइपोटेनस, ये भी है ए। तो देयरफॉर यहाँ पे ए वाई लिख सकता हूँ, क्या आया ए साइन थीटा, ए साइन थीटा। तो यहाँ पे आपको दो एक इक्वेशन दिख ही रहा होगा, छोटा सा क्या है, ए एक्स हो गया ए कॉस थीटा, ए वाई हो गया ए साइन थीटा। मतलब ये जो ए एक्स है ये क्या है अपना ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा, और ये क्या है अपना ए साइन थीटा, ए साइन थीटा। यहाँ तक समझा। अब इसके आगे का हम यहाँ करेंगे। तो अब ए वेक्टर क्या हो जाएगा, ए एक्स और ए वाई कुछ आया है, तो यहाँ पे ए एक्स और ए वाई की वैल्यू पुट करेंगे हम। तो ए वेक्टर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर ए एक्स है, ए एक्स आई कैप है, तो ए एक्स का हम ऐसे लिख सकते हैं ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। ये भी किसी समझने में दिक्कत नहीं होगा, बस ये वैल्यू यहाँ पे पुट किया हूँ। अब एक काम करो, ये ए एक्स और ए वाई दोनों का स्क्वायर कर दो। जब दोनों का स्क्वायर करोगे तो आपको एक फॉर्मूला दिखेगा। अब वो फॉर्मूला आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने में काम आएगा। तो स्क्वायरिंग यहाँ पे मैं डायरेक्ट करता हूँ, आप अच्छे से लिख लेना, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा का होल स्क्वायर, राइट। ये हो गया। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे काम करो, ए स्क्वायर को क्या कर लो, कॉमन ले लो, तो क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। तो ये क्या होता है, वन होता है, तो ये वन हो गया। तो क्या बचा ए स्क्वायर, यहाँ पे लेफ्ट में हमारा क्या चल रहा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। तो एक काम करो, ये स्क्वायर है उसको वहाँ भेजो तो अंडर रूट में हो जाएगा, यानी ए विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ
ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। तो ये अपना एक फॉर्मूला बन के आ गया, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यानी जो ये ए वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड हम निकालें कैसे, अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर और ए वाई स्क्वायर। ए एक्स ए वाई क्या है यहाँ पे कॉम्पोनेंट्स है ए वेक्टर के, तो ये क्या है फॉर मैग्नीट्यूड, यूज्ड फॉर मैग्नीट्यूड, फॉर मैग्नीट्यूड। ये फॉर्मूला कब होगा, मैग्नीट्यूड के लिए यूज होगा। अब देखो, अब ध्यान देने वाला बात बस यही है कि देखो जब जहाँ थीटा होगा उसका जो थीटा के साथ जो एक्सिस पे जो कंपोनेंट होगा वो हमेशा ए कोस थीटा होगा, और जो थीटा के साथ नहीं रहेगा वो हो जाएगा ए साइन थीटा। अगर मान लो थीटा अगर यहाँ पे होता तो ये वाला कंपोनेंट हो जाता है ए कोस थीटा और ये वाला हो जाता है ए साइन थीटा, यानी जिसके साथ थीटा है, जिसके साथ थीटा अपना एंगल बनाएगा तो वो कंपोनेंट हो जाएगा ए कोस थीटा, जिसके साथ एंगल नहीं बनाएगा वो हो जाएगा ए साइन थीटा। ये डायग्राम से आपको अच्छे से क्लियरिटी मिल रहा होगा। क्या बोल रहा हूँ, देखो यहाँ पे थीटा एक्स कंपोनेंट के साथ क्या बना रहा है, एंगल बना रहा है, तो ये हो जाएगा ए कोस थीटा और ये हो जाएगा ए साइन थीटा। 2 मिनट में आप ऐसे समझ गए होगा अच्छे से। तो ये तो हुआ मैग्नीट्यूड के लिए। डायरेक्शन निकालना, डायरेक्शन के लिए हमें हमेशा हम क्या कर रहे हैं, टेन थीटा यूज करते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डायरेक्शन के लिए क्या किया था, यूज किया टेन थीटा। टेन थीटा क्या हो जाता है, ओ बाई ए होता है, ये होता है ओ बाई ए अपोजिट बाई एडजेसेंट। तो अपोजिट ये थीटा है, तो थीटा की क्या अपोजिट क्या है ए वाई, तो यहाँ पे मैंने लिखा ए वाई बाई एडजेसेंट क्या है ए एक्स, हो गया ए एक्स। तो टेन थीटा क्या होगा ए वाई बाई ए एक्स। तो थीटा एंगल निकालना है तो टेन इनवर्स ए वाई बाई ए एक्स, ये हो जाएगा अपना। तो ये दो फॉर्मूला अभी आपको याद रखना है, इस पर ही हम एक न्यूमेरिकल करते हैं ताकि फॉर्मूला आपको अच्छे से याद हो जाए। तो ये फॉर डायरेक्शन ये डायरेक्शन के लिए यूज होगा। तो ए देखो ये जो फॉर्मूला है ना वो ट्रायंगल ऑफ वेक्टराइजेशन, पैरेललोग्राम वेक्टराइजेशन, यही सब है। ये जो इसका मैग्नीट्यूड क्या था वहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा था। तो यहाँ पे कॉस थीटा, यहाँ पे थीटा क्या है अपना 90 डिग्री पे, यानी थीटा 90 डिग्री पे सब जीरो हो गया इसलिए वहाँ खत्म हो गया। तो बचा क्या सिर्फ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। कार्टेशियन कॉम्पोनेंट्स में अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है किसी वेक्टर का, यहाँ पे ए वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इसके कॉम्पोनेंट्स का स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट में ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ए वेक्टर ए क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, इसको बोलेंगे ए, विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। डायरेक्शन निकालना है, एंगल निकालना है, टेन थीटा फॉर्मूला लगाओ आंसर आ जाएगा। टेन थीटा क्या हो जाता है ओ बाई एच, ओ क्या होता है अपोजिट, ए क्या होता है एडजेसेंट, अपोजिट क्या है ए एक्स, एडजेसेंट क्या है ए वाई, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा ए बाई ए एक्स। तो इससे आप एंगल निकाल सकते हो थीटा टेन इनवर्स ए बाई ए एक्स। तो ये हुआ पूरा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। यहाँ पे आपको दो ही फॉर्मूला दिख रहा होगा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के लिए, कोई नया फॉर्मूला नहीं है, वही फॉर्मूला बस इसका तरीका अलग है। तो ये दो फॉर्मूला से आप एक न्यूमेरिकल करते ताकि फॉर्मूला आपको अच्छे से याद हो जाए। तो अभी मैं रफ कर रहा हूँ, मैं आपको अपने से क्वेश्चन कराता हूँ। अ फोर्स ऑफ 8 न्यूटन मैक्स एन एंगल 30 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस के साथ वो 30 डिग्री एंगल बना रहे एक 8 न्यूटन का फोर्स। अभी देखेंगे, पहले मैं लिख देता हूँ विथ एक्स एक्सिस। फाइंड दी एक्स एंड वाई components of फोर्स। तो क्वेश्चन क्या बोला है, छोटा सा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है, वो फॉर्मूला से आप कर सकते हो। और वो जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था ए कोस थीटा ए साइन थीटा का, उससे हो जाएगा। क्या है, अ फोर्स ऑफ 8 न्यूटन मैक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, फाइंड द एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स। एक डायग्राम बनाता हूं। ये मैंने बोला एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो यहाँ क्या फोर्स लग रहा है एफ क्या है फोर्स, कितना 8 न्यूटन, ये क्या फोर्स लग रहा है। और जो ये फोर्स है एफ वेक्टर, इसको वेक्टर से दिखाता हूँ। एफ वेक्टर क्या है, वो 30 डिग्री एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, इसके साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है, यानी मैं ऐसा लिख सकता हूँ यहाँ पे थीटा बराबर 30 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। फाइंड एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स। एक्स एंड वाई कंपोनेंट मतलब ये निकालना है अपने को, ये निकालना है और ये, यानी ये और ये निकालना है। तो मैंने आपको बताया था जो थीटा के साथ रहता है वो होता है ए कोस थीटा। तो ये एफ है तो मैं बोलता हूँ यहाँ एफ एक्स और ये एफ वाई। तो एफ एक्स क्या होता है एफ एक्स विच इज इक्वल टू एफ कोस थीटा रहेगा। वहाँ पे ए था, ए वेक्टर था इसलिए ए कोस थीटा, यहाँ पे एफ है तो एफ कोस थीटा। तो एफ क्या है अपना 8 न्यूटन, 8 लिखता हूँ न्यूटन छोड़ो, फिर कोस थीटा कितना है 30 डिग्री,
तो कितना आ जाएगा 8 इंटू cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3/2। अपना आंसर क्या आ गया 4√3। ये हो गया fx। वैसे ही हम fy निकाल सकते हैं, वही अपने कॉम्पोनेंट्स बोला ये। fy क्या हो जाएगा f sin थीटा, ये है f cos थीटा। तो ये थीटा के साथ एंगल बना रहा है, तो ये थीटा के साथ एंगल नहीं बना रहा है, तो ये क्या हो जाएगा f sin थीटा। तो f क्या है अपना 8 sin थीटा sin 30 डिग्री क्या होता है sin 30 डिग्री 1/2 क्या आ जाएगा आंसर 4। तो एफ वाई निकल गया, तो एफ एक्स और एफ वाई दोनों निकल गया। एफ एक्स कितना था अपना 4√3, तो एफ एक्स और एफ वाई दोनों निकल गया। तो क्वेश्चन में यही बोला था एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स निकालना है। आपको इसी तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप इस तरीके से कर सकते हो। आपको बस अच्छे से लेक्चर को देखना है, जो मैं बताता हूँ ध्यान से सुनना है, और जब मैं बोलता हूँ इसको याद करने के तो याद कर लेना तुरंत ही, ताकि आप अच्छे से उसी टाइम याद कर लो, बाद में टेंशन नहीं रहेगा। तो एफ एक्स और एफ आई क्या है कॉम्पोनेंट्स है, तो एफ एक्स एफ आई निकल गया। बस यहाँ पे यही ध्यान रखना है, थीटा के साथ जो कॉम्पोनेंट्स होगा वहाँ पे हमेशा cos थीटा आएगा, यानी एफ है तो एफ cos थीटा। अगर थीटा के साथ अगर एंगल नहीं है, जो बच गया वो हो जाएगा साइन थीटा, एफ साइन थीटा। इस एग्जाम्पल समझो आप। तो ये हुआ पूरा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स के ऊपर, इसका कॉन्सेप्ट और एक न्यूमेरिकल। अब मैग्नीट्यूड ऑफ 3D एंड 2D वेक्टर के ऊपर देखते हैं हम। सेकेंड टॉपिक मैग्नीट्यूड ऑफ 2D एंड 3D वेक्टर्स। यानी अगर 2D और 3D दोनों अपने को दिया है तो उसमें मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसको निकालने के लिए क्या आता है वो देखते हैं। 2D मतलब एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो इसमें मान लो कोई वेक्टर है ए वेक्टर, तो ए वेक्टर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर विच इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। तो इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना है, 2D दिया है तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो ए क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड, या फिर ए वेक्टर यहाँ पे मोड लगा दो, मोड दिखाता है अपना मैग्नीट्यूड। तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। ये है 2D के लिए निकालने के लिए मैग्नीट्यूड। और 3D के लिए क्या हो जाएगा फिर, 3D का मतलब तीनों एक्सिस रहेंगे यहाँ पे एक्स वाई और जेड। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस। तो तीनों एक्सिस रहेंगे, तब क्या करोगे आप, तो मान लो यहाँ पे एक ए वेक्टर है विच इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। अभी आपको यहाँ के कैप दिखा होगा, के कैप कब यूज़ करते हैं, जब जेड एक्सिस दिया होगा, तीनों एक्सिस दिया होगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ यहाँ पे ए वेक्टर क्या हो जाएगा, 3D में लगा रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। तो ये कुछ है नहीं, 2D में कैसे लगाते हैं और 3D में कैसे लगाते हैं, बस इसका आपको एक ओवरव्यू था। तो ये तो आपको इसके ऊपर कभी कितना न्यूमेरिकल नहीं बनता, आपको बस ये याद रखना है क्या 2D के ऊपर अब देखा जाए तो उसमें मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। 3D है तो तीनों एक्सिस आएंगे, तो हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अब आगे बढ़ते हैं। आप देखो कार्टेशियन फॉर्म हम पढ़े, कार्टेशियन फॉर्म मतलब एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस के बारे में पढ़े, तो अब उसमें देखते हैं वेक्टर ऐड कैसे होते हैं एंड सब्ट्रैक्ट कैसे होते हैं, यानी वेक्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन इन कार्टेशियन फॉर्म। थर्ड टॉपिक रहेगा अपना, थर्ड टॉपिक वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन कार्टेशियन फॉर्म। एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस में अगर अपने को दिया तब, जैसे आप एडिशन, पहले हम एडिशन देखते हैं, एडिशन में हम क्या करेंगे, जैसे आप एक वेक्टर ले लो ए वेक्टर विच इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, ये लिए। दूसरा वेक्टर ले लो बी वेक्टर, ले लो वो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा आर वेक्टर। तो आर वेक्टर किसके इक्वल होता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, रिजल्टेंट ये होता है। एडिशन करें तो ए वेक्टर क्या है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, ये लिख दिए हम, ए वेक्टर हमने लिखा। दूसरा बी वेक्टर क्या है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, यही है।
तो देखो जैसे हम नॉर्मल एडिशन करते हैं वैसे एडिशन करेंगे, जैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं वैसे ही करेंगे। 3 i कैप है तो आई कैप के साथ एडिशन होगा, जे का जे के साथ होगा और के के साथ। तो 3 और ये 2 क्या आ जाएगा 5 या 5 i कैप प्लस 4 और 3 क्या आ जाएगा 7 जे कैप प्लस 5 और 2 क्या आ जाएगा 7 के कैप। तो ये हो जाएगा आर वेक्टर। तो वैसे अपने करना है क्या, आई को आई के साथ ऐड करना है, जे को जे के साथ एंड के को के साथ। तो ये हो जाएगा अपना एडिशन का रूल। फिर सब्ट्रैक्शन भी कुछ नहीं है, वैसा ही है, सबको वैसे ही करना है। सब्ट्रैक्शन देखते हैं। सब्ट्रैक्शन में जैसे मैंने फिर से एक ले लिया, ए वेक्टर लिया 3 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 4 k कैप। दूसरा वेक्टर लिया बी वेक्टर 2 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 5 k कैप। तो आप देखो मैं रिजल्टेंट ले लिया आर वेक्टर को मैंने ऐसा बोल दिया ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है। तो माइनस, अगर आप बोलोगे यहाँ पे कि आर वेक्टर हमेशा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होता है, लेकिन मैंने माइनस क्यों लिखा। अब एक काम करो, इस माइनस को आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसा, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। यहाँ पे देखो सम हो रहा है, यानी एडिशन ही हो रहा है, लेकिन ये जो बी वेक्टर होगा वो नेगेटिव होगा। नेगेटिव मतलब वो जैसे ओरिजिन के नीचे होगा, इसलिए यहाँ नेगेटिव साइन मेनली अभी आपको नीचे का एक्सिस दिखाता है, यानी अपोजिट डायरेक्शन दिखाता है। तो ये भी ऐसा ही है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आर वेक्टर हो जाएगा, आर वेक्टर विच इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं ऐसे सिंपली लिख सकता हूँ तो समझाने के लिए लिखा था, आर वेक्टर विच इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। डायरेक्ट मैंने लिखा। तो ए वेक्टर क्या है 3 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 4 k कैप। अब माइनस करोगे तो ब्रैकेट लगा देना ताकि गड़बड़ ना हो। तो ब्रैकेट लगाओगे तो 2 i कैप यहाँ पर जो वैल्यू वो लिखना 2 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 5 k कैप। अब ये नेगेटिव है, जैसे आप जैसे ब्रैकेट खोलते हैं तो नेगेटिव अंदर चल जाता है, वैसे यहाँ पे ऐसा ही होगा। तो आर वेक्टर क्या हो जाएगा 3 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 4 k कैप माइनस 2 i कैप माइनस 3 j कैप माइनस 5 k कैप। तो अब इसको आप सिंपली सॉल्व कर सकते हो। 3 i कैप माइनस 2 i कैप क्या हो जाएगा i कैप हो जाएगा, फिर 2 माइनस 3 तो ये हो जाएगा माइनस j कैप, 4 k कैप माइनस 5 तो ये भी होगा माइनस k कैप। ये हो जाएगा आर वेक्टर। यानी आपको ऐसे एक आइडिया हो गया होगा एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे होता है वेक्टर का, जब कार्टेशियन फॉर्म में दिया होगा। कार्टेशियन मतलब एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस में दिया होगा। एक्स एक्सिस के लिए क्या यूज़ करते हैं आई कैप, वाई के लिए जे कैप, जेड के लिए के कैप। प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से मैंने बताया था। तो ये है पूरा वेक्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो इसके बाद एक छोटा सा एक न्यूमेरिकल है यूनिट वेक्टर के ऊपर, वो भी करते हैं, फिर अगले लेक्चर में देखेंगे। तो क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर 3 i कैप प्लस 4 j कैप। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो मान लो कोई एक वेक्टर है, कौन सा वेक्टर है 3 i कैप प्लस 4 j कैप, तो उसको मैंने बोल दिया v। मान लो कोई v वेक्टर है, वो है 3 i कैप प्लस 4 j कैप। तो इसका बोला है अपने को यूनिट वेक्टर निकालने का। यूनिट वेक्टर क्या होता है ए कैप, मान लो कोई भी किसी भी वेक्टर के ऊपर कैप है तो मतलब यूनिट वेक्टर अपने क्या शो करता है डायरेक्शन। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकलता था, किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा यूनिट वेक्टर अपना निकल जाएगा। तो ये क्या अपना वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, डिवाइड कर देंगे, अपना यूनिट वेक्टर निकल जाएगा। तो इसका मैग्नीट्यूड हम ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 16 विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25। आंसर आ गया 5। तो वी वेक्टर आ गया अपना 5। ये है मैग्नीट्यूड। अब इसी मैग्नीट्यूड को हम डिवाइड करेंगे वेक्टर के साथ, अपना आ जाएगा वी वेक्टर। तो मतलब वी कैप आ जाएगा, वी कैप विच इज इक्वल टू 3 i कैप प्लस 4 j कैप डिवाइड बाई 5। तो वी कैप क्या आ जाएगा 3/5 i कैप प्लस 4/5 j कैप। तो ये अपना न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया।
तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अब अगले लेक्चर में हम अगला टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। अगले लेक्चर में रहेगा स्केलर एंड वेक्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, यानी डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, जो चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा अगले लेक्चर में। फिर उसके बाद आएगा इंट्रोडक्शन टू कैलकुलस। कैलकुलस में क्या आएगा? डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ये बेसिक है, आपको मैथ में भी दिखेगा, फिजिक्स में भी है, तो आप दोनों जगह अच्छे से पढ़ोगे तो आपको क्लियरिटी मिल जाएगा कॉन्सेप्ट का। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सबको अच्छे से नहीं समझता है, लेकिन आप देखेंगे हम अगले लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।